अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो और माय नेम इज़ माजिद शहाब और आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक लेक्चर लेकर डेट इज़ लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं, क्विकली देखते हैं इसमें क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट्स एंड आउटपुट स्टेटमेंट, ये है हमारी सारी आज की डिस्कशन। और हम देखेंगे बेसिकली प्रोग्राम जो है वो कैसे बनता है, वो किस फॉर्मेट में तैयार होता है, कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें हमने इन्वॉल्व करनी होंगी। सो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं अब, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि प्रोग्राम एक्चुअली में बेसिक इनिशियल स्टूडेंट्स ने लिखना कैसे है, कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखता है और हर एक पॉइंट क्या करता है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल जो है वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लेंगे। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम लेक्चर नंबर 5। सो आए इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हमारा ये टॉपिक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं फॉर्मेट को, ठीक है, तरीक़ेकार को, किस तरीके से आपने अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। पहला क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या स्टेप होगा, तीसरा क्या स्टेप होगा, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, किन स्टेप्स को आप लोगों ने किस स्टेप को किस जगह पे रखना है, सारा सीक्वेंस क्या होगा। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फॉर्मेटिंग और द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब आप बात करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग की और स्पेशली सी प्लस प्लस की, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर में स्टेप्स आते हैं वो 3 स्टेप्स हैं। बेसिकली आपने याद रखना है 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला जो स्टेप है वो कहलाता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये है आपका पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से आपका प्रोग्राम बनेगा, और उसमें जो पहला स्टेप है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सो इस पॉइंट को हम लोग अभी देखने लगे हैं कि व्हाट इज मीन बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये जो पॉइंट है इसमें दो बातें हैं, प्री प्रोसेसर और दूसरा है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स कहते हैं डायरेक्शंस को, ठीक है, डायरेक्शंस, डायरेक्ट करना किसी को, किसी कोई पॉइंट बताना, कोई कोई लोकेशन इन्फॉर्म करना, कोई पाथ बताना। दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है, प्री कहते हैं पहले, ठीक है, पहले, प्री मीन्स फर्स्ट या पहला, और प्रोसेसर कहते हैं जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रही है, जो एक्चुअली आपका प्रोग्राम रन होगा, चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले के कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। अब इस सब का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आप कोई कोड कर रहे हैं, आपने कुछ कोड किया, ठीक है, कुछ भी कोई भी कोड है, 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो कोड होगा, इस कोड को कौन ट्रांसलेट करेगा, आपका जो कोड होगा उसको कौन ट्रांसलेट करेगा, उसको कौन कंपाइल करेगा। इस कोड को चेक करने के लिए आपके पास आएगा एक पर्सन जिसका नाम होगा कंपाइलर, ठीक है। ये जो कंपाइलर है ये एक्चुअली में क्या होगा, ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा आपकी कोड की। सो क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने एज अ प्रोग्रामर कुछ कोड लिखा और वो जो कोड है उसको चेक किया जाएगा बाय दिस थिंग कॉल्ड कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर इसको चेक करेगा कि आपने जो भी चीज़ लिखी है वो ठीक थी या गलत थी, उसमें कोई एरर्स तो नहीं थे। शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि कंपाइलर क्या होता है, कैसे काम करता है। आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिए। आपने कुछ कोडिंग की, वो कोडिंग ट्रांसफ़र हो गई किसको, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, वो सारे कोड को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है। अब वो क्या क्या करता है वो देखिए, वो आपके कोड के जितने भी मीनिंग है वो चेक करेगा, आपके कोड का क्या मीनिंग है वो देखेगा, क्या वो मीनिंग जो है वो ठीक है, ओके है, या उसमें कुछ एरर है वो देखेगा, ठीक है। आपका कोड जो है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है,
आपके प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं हो गई, ठीक है, ये हो सकता है। आपका जो कोड है वो सेंटेक्स वाइज ठीक है, यानी जिस तरीके से C++ डिमांड करती है कि कोड आपने लिखना है, क्या आप उसी तरीके से कोड कर रहे हो या उसमें आपने कोई गलती कर दी है। आपके कोड जो है उसमें जितने भी रूल्स फॉलो होने चाहिए एक लैंग्वेज के, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका कोड है या नहीं है। ये सब बातें जो हैं आपका कंपाइलर चेक करेगा आपके कोड में। क्यों करेगा, उसके पीछे भी रीज़न हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर जो है वो 0-1 समझता है। तो आप जो भी कुछ अपने कोड में करोगे उसको एक्चुअली में कन्वर्ट होना है इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट इज 0-1। कौन करेगा ये काम, आपका कंपाइलर करेगा। सो आपका कोड एक्चुअली में कन्वर्ट होगा या ट्रांसलेट होगा बाय योर कंपाइलर इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन्स कि मशीन जिस लैंग्वेज को समझती है 0-1 फॉर्म, उसमें कन्वर्ट होना है। अब ये कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म करता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो ये चीज़ परफॉर्म करेगा, यानी वो ट्रांसलेशन करता है। ओके, नाउ कंपाइलर ट्रांसलेशन करता है, ठीक है जी, कैसे करता है, अब ये ज़रा क्वेश्चन आ गया। कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने कोड में एक वर्ड लिखा है प्रिंट। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसी एक कमांड लिखी है, प्रिंट करो मेरे डेटा को। अब कंपाइलर को कैसे पता है कि ये प्रिंट का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब मैं आपको फ्रेंच में कुछ लिख कर दे दूं और आपको कहूं कि इसका मतलब समझो क्या है, तो डेफिनेटली मैंने आपको एक बुक देनी है, मैंने आपको कुछ बताना है, कुछ डिक्शनरी देनी है कि फ्रेंच में इस वर्ड का क्या मतलब है, आप उसको रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है प्रिंट। अब ये प्रिंट जो है जाएगा आपके कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो है वो इसको रीड करेगा और इसका मतलब गेट करने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज़ आपने लिख दी है, व्हाट इज मीन बाय प्रिंट, ये ठीक लिखा है आपने या गलत लिखा है। कंपाइलर ये चेकिंग कैसे करता है, उसके लिए आप लोग कंपाइलर को पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ बताते हैं कि आपने कोई भी कोड का स्टेटमेंट होगी उसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आप कह दो, इसको इंस्ट्रक्शन दे दो पहले से ही कंपाइलर को कि आपने जो भी करना है यहाँ पे चेक करना है। लेट्स सपोज ये कोई बुक है, इस बुक में आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। सो जो भी कोड किया जाएगा वो जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो है उसके पास पहले से ही कुछ होना चाहिए, कोई बुक होनी चाहिए, कोई फाइल होनी चाहिए जिसमें इस चीज़ का मीनिंग डिफाइन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअली में इसका मीनिंग जो है वो डिफाइन होगा पहले से। ओके, वेट अ सेकंड। पहले से ही कोई ना कोई मीनिंग जो है वो डिफाइन होना चाहिए इस बुक में, इस वर्ड का। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई कोड करता हूँ, लेट सपोज कोई भी प्रिंट है, इको है, सी आउट, कुछ भी बहुत से कोड हैं जो आगे आएंगे, और कंपाइलर के पास वो जाता है और कंपाइलर के पास जो बुक होनी चाहिए वो आपने इसको दी नहीं है, ये जो बुक है ये उसके पास है ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो क्या ट्रांसलेशन परफॉर्म हो सकती है। आंसर क्या होगा आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने एक कोड लिखा, वो कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने इसको ट्रांसलेट करना है, उसका मीनिंग देखना है कि क्या ये चीज़ ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक हैं, सही जा रहा है सब कुछ, और आपने उसको बुक दी नहीं है, तो क्या ये कोड जो है ट्रांसलेट होगा, ये कोड ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। सिंपल वर्ड। ओके, नाउ ये जो बुक है अगर आप उसको देते हो तो क्या आप लोगों को कंपाइलर को बुक पहले से देनी चाहिए, पहले से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो डिफरेंट बुक्स कि आपके पास प्रोग्राम में ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड आ सकता है, जो भी वर्ड्स आ सकते हैं, क्या कंपाइलर के पास पहले से बुक्स होनी चाहिए इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। यस, पहले से बुक्स होंगी तभी तो वो इनको ट्रांसलेट कर पाएगा। ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा था प्री प्रोसेसर। प्री मीन्स पहले, प्रोसेसर मीन्स यानी आपका जो एक्चुअल कोड है वो ये है ना, आपका एक्चुअल कोड तो ये है जिसने ट्रांसलेट होना है। इसको ट्रांसलेट होने के लिए पहले से ही आपके कंपाइलर के पास बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। प्री प्रोसेसर यानी कंपाइलर जो इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, उसके पास पहले से ही ये बुक्स होनी चाहिए। इसी वजह से इसका वर्ड का मतलब क्या है, प्री
और फिर प्रोसेसिंग। ठीक है, पहले से एक बुक आपको मिल गई ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको उन वर्ड्स को। इस बेसिकली इसका एक और मतलब भी है, वो ये है कि आपके पास पहले से ही कुछ कोड होगा। अब जब समझे कि बुक आप ओपन करते हो, उसके अंदर बुक की लाइन्स होती हैं। ठीक है, बुक की लाइन्स बड़ी होती हैं, बहुत सी लाइन्स होती हैं बुक के अंदर। आप समझे ये बुक की लाइन्स हैं, ये पहले से ही आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप हर एक चीज़ का मीनिंग देख सकेंगे। ठीक है, सो ये है प्री प्रोसेसर। डायरेक्टिव्स क्या होता है? डायरेक्टिव कहते हैं डायरेक्शंस को। आप ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप इस लाइन को देखें, ये जो मैं अभी दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ये लाइन, और एरो भी दे देता हूँ, तो मैं किसको बता रहा हूँ कि बुक्स कहाँ पड़ी हुई हैं? कंपाइलर को बता रहा हूँ कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपके पास बुक पड़ी हुई है, हर एक चीज़ का मीनिंग जो है वो डिफाइन है। तो मैं कंपाइलर को क्या दे रहा हूँ? इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, डायरेक्शंस बता रहा हूँ कि इस जगह पे जाओ, यहाँ पे बुक पड़ी हुई है। आप समझे ये लाइब्रेरी है, तो मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ कि इस जगह पे आपकी बुक जो है वो पड़ी हुई है। सो ये देखें, डायरेक्टिव्स कहते हैं डायरेक्शंस को। किसके लिए डायरेक्शंस हैं? कंपाइलर के लिए। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कंपाइलर के लिए पहले से कुछ डायरेक्शंस हैं ताकि आप कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ बुक्स जो हैं वो आपके पास होंगी, ताकि आप उनका मीनिंग जो है वहाँ से देख सकें। ये है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। मैंने 3 स्टेप लिखे थे ना यहाँ पे, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। तो अगर आप इधर चले जाएं, यहाँ पे आप देख लें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अवर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ, दैट इज हेडर फाइल। नाउ ये क्या होता है वो देख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको कहा कि कंपाइलर जो है वो बुक्स अपने पास रखता है, ठीक है, तो ये सब कुछ होता कैसे है, ये प्री प्रोसेसर लगता कैसे है वो देखते हैं। प्री प्रोसेसर इज अ स्पेशल कोड, और इस स्पेशल कोड के लिए जो साइन है वो ये है। यानी आप अपने कोड को स्टार्ट करने से पहले, यानी आपके कोड पे सबसे पहली लाइन जो होनी चाहिए वो होगी ये लाइन, हैश इज द साइन। ये शो कर रहा है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्शंस, और आपने किस बुक को इन्वॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइब्रेरी है, लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सी बुक्स हैं। इसके अंदर बुक 1 है, बुक 2 है, एंड सो ऑन, बुक 3 है, बहुत सी बुक्स हैं। लेट्स सपोज आखिरी बुक भी हमारे पास है, वो 500 बुक्स हैं, लेट्स सपोज। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप सारी बुक्स अपने कोड में इन्वॉल्व करेंगे? क्या आपको हमेशा सारी बुक्स चाहिए होंगी? हो सकता है आपको सारी बुक्स ना चाहिए हो, आपको छोटी सी बुक चाहिए हो, एक आध बुक चाहिए हो, आपको 2 बुक्स चाहिए हो, तो आप कोई हमेशा सारी बुक्स इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने कोड में। ठीक है, आप बहुत बड़ा कोड नहीं कर रहे हो जिसमें आपको सारी, अब लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बुक्स को इन्वॉल्व कर दूँ अपने कोड में। लेट्स सपोज बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 3। तो मैंने अपने कोड में बताना होगा कि मैं किस किस्म का कोड कर रहा हूँ, लोगों से इनपुट ले रहा हूँ, लोगों को कुछ आउटपुट शो कर रहा हूँ, कुछ भी हो सके, कोई मैथमेटिकल काम कर रहा हूँ, कोई ग्राफ बना रहा हूँ, कोई शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले से ही माइंड में होना चाहिए कि मैंने काम क्या करना है, और उस काम से रिलेटेड मुझे बुक्स जो है वो चाहिए होंगी। तो अब बुक्स तो बहुत है, अब मैंने इसमें से कुछ इंक्लूड करनी है, तो मेरा दूसरा इसके साथ जो ऑप्शन आएगा वो है इंक्लूड। हैश वर्ड होगा प्री प्रोसेसर के लिए, इंक्लूड मतलब मैं कुछ बुक्स जो है वो इसमें से इंक्लूड करना चाहता हूँ। अब ये बुक का जो नेम है वो इस किस्म के सिंबल के अंदर आता है, स्टार्ट एंड क्लोज, इस किस्म के सिंबल के अंदर आता है आपका बुक नेम। अब यहाँ पे बुक का नाम लिखना है, और डॉट एच ये भी पुट करना है। अब ये क्या चीज़ है वो भी देखते हैं। ये है आपकी एक्चुअल स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड बुक का नेम और डॉट एच। और ये जो एच है, ये एच डॉट एच, एक्चुअली हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये वाला हेडर फाइल। तो हेडर फाइल मतलब एच डॉट एच, दैट विल बी अवर हेडर फाइल, ये हमारी हेडर फाइल होगी। हाँ, हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल के अंदर आपके बहुत से चीज़ों के मीनिंग्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं, बहुत सी चीज़ों के मीनिंग डिफाइन हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ों के मीनिंग डिफाइन हुए होते हैं। इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, पर आप समझे कि बस बहुत सा कोड का मतलब डिफाइन हुआ हुआ है। फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनको डिफाइन किया गया है। तो बुक के अंदर, बेसिकली बुक के अंदर क्या होता है, आपको कुछ समझाया जा रहा होता है, तो आप कोई भी कोड कर रहे हैं उसका मीनिंग जो है वो वहाँ पे होगा।
आप अपने कोड में कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज आप कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई शेप बना रहे हैं, कोई एरो बना रहे हैं, कोई मैथ्स का काम कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं, जो भी, वो सब के सब स्टेटमेंट्स जो हैं किसी न किसी बुक के अंदर पहले से डिफाइन होंगी। वो बुक के अंदर पहले से डिफाइन होंगी और आपने उस बुक को यूटिलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कोई मैथ्स का काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ किसी भी नंबर का। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है मैंने। तो अब ये जो स्क्वायर रूट चीज़ है, अब ये जो आपने लिखा है SQRT, ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। कंपाइलर को कैसे पता है कि ये क्या चीज़ है? वो तो कहीं देखेगा उसका मीनिंग है, व्हाट इज मीन बाय SQRT। तो वो बुक आपने ऐड करनी है। तो वो बुक कौन सी हो सकती है हमारे पास? math.h। और आपने कैसे लिखना होगा? इनसाइड इस तरह स्टेटमेंट में, दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल। ठीक है, सो जो भी आप लोगों ने कोड करना है उससे रिलेटेड फाइल जो है आप लोगों ने इंक्लूड करनी होगी अपने कोड में, एंड दैट फाइल इज एक्चुअली नोन एज अ हेडर फाइल। हेडर मतलब टॉप पे है, तो आपके कोड से सबसे ऊपर होगी, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कोड। हैश इंक्लूड बुक का नेम एंड .h। ठीक हो गया। सो दैट इज अवर दिस पॉइंट हेडर फाइल, जिसके अंदर बहुत सा कोड होता है, बहुत से फंक्शंस होते हैं, और कंपाइलर उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा इस वर्ड, इस स्टेटमेंट का मैंने करना क्या है, क्या परफॉर्मेंस क्या करनी है, लोगों से इनपुट लेना है, आउटपुट शो करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई डायग्राम बनानी है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेन फंक्शन, दैट इज सेकंड स्टेप। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम में 3 स्टेप्स है, दिस वन इज द सेकंड स्टेप, मेन फंक्शन। ये क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। ओके जी, नाउ मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है, लेट्स सपोज मैं एक नया पेज ही ले आऊँ। ओके, मैं आपसे एक बात करता हूँ, वो ये है कि मेरे पास अगर कोड लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोडिंग की है, बहुत सी लाइंस हैं, ये तो फिलहाल मैं डॉट्स लिख रहा हूँ, आगे जाके हम लोग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज ये मैंने बहुत सी कोडिंग, एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें बहुत सी लाइंस आ रही हैं, कोड है। क्वेश्चन ये कि आपका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब आपने कितनी लाइंस लिखी हैं, 8 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, जो भी है, कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, यानी आपको अगर याद हो, मैंने पिछले लेक्चर, लास्ट लेक्चर में एक चीज़ आपको बताई थी, ये जो आपको ब्रैकेट के बारे में मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। ये बेसिकली बताता है कि ये पूरा एक ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, कंपाउंड मीन्स मोर देन वन, और ये बहुत सी स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि मैंने यहाँ से, इस पूरे ब्लॉक का स्टार्ट से मैंने सारा कोड जो है वो ट्रांसलेट करना है। इस पूरी चीज़ को मैं एक नाम दे देता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं एक नाम दे देता हूँ, और वो नाम क्या है? मेन कोड या मेन। ये मैंने नाम दे दिया है मेन। इसको लिखते एक्चुअली में इस तरीके से है, ये है मेन। अब व्हाट इज मेन? मेन जो है आप समझिएगा, ये आपका मेन कोड है ना, आपके प्रोग्राम में सारा कोड तो यही है ना, मेन जिसको ट्रांसलेट होना है। वो हैश इंक्लूड तो एक बुक आप समझने के, वो तो प्री प्रोसेसर था, वो एक्चुअल कोड नहीं था, वो आपका प्री प्रोसेसर था। एक्चुअल ये कोड है जिसको प्रोसेस होना है। ठीक है, एक्चुअल, तो इसको मेन कह सकते हैं, एक्चुअल कह सकते हैं, द रियल कोड कह सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्चुअली में प्रोग्राम में कह रहे हैं मेन कोड। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन, और इसके साथ ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग भी है, और इसको एक्चुअली में कहते हैं फंक्शन, जो हम आखिर में बाद में पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। बस आप फिलहाल समझें कोड है द मेन। सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप अपने एक्चुअल कोड को स्टार्ट करते हैं विद दिस थिंग कॉल्ड मेन। ये आपने हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा। ठीक है, अब क्यों लिखना होगा, इसके पीछे रीज़न भी है। मैंने आपसे क्या कहा था, कंपाइलर कैसे पता करेगा कि मैंने कहाँ से कोड स्टार्ट करना है, ट्रांसलेट करना? वो सबसे पहले आकर आपके प्रोग्राम में इस चीज़ को देखता है। चाहे आपका प्रोग्राम में 10 लाइन्स हैं या 200 लाइन्स हैं, वो सबसे पहले आके इसको देखेगा, क्या आपके कोड में मेन है। अगर उसको मेन मिल जाता है तो फिर वो समझ जाता है कि यहाँ से इस मेन की बॉडी को मैंने ट्रांसलेट करना होगा। सो दैट विल बी योर सेकंड पॉइंट, जो कि आपके C++ के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में आता है, दैट इज मेन। अगर आपने इसको ना लिखा तो आपको एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले देखते ही इसको है कि मेन किधर है, ताकि मैं ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट कर दूँ। पहला पॉइंट था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव,
सेकंड पॉइंट है आपके पास मेन। थर्ड पॉइंट है आपके पास स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली कोड है ना, दीज कोड्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ही बताया, सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। सो सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, ब्लॉक को अगर लिखना हो तो आपने कर्ली ब्रैकेट में पुट करना होगा। मेरे लास्ट लेक्चर को चेक किया मैंने, उसमें बताया आपको। एक बात का ख्याल रखें, हर स्टेटमेंट जब खत्म होगी तो आपने फुल स्टॉप या सेमी कॉलन जो है वो पुट करना होगा। एक्चुअली में आपकी लैंग्वेज का फुल स्टॉप जो है वो ये सेमी कॉलन है, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, एंड पर आके आप उसको सेमी कॉलन करेंगे, वरना आपको एरर आएगा। इससे आपके कंपाइलर को पता लगता है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फिनिश हो गई है, ठीक है जी। सो तीन पोर्शंस, प्री प्रोसेसर, सेकंड है मेन, थर्ड है एक्चुअल स्टेटमेंट्स जिसको हम लोगों ने यूज़र कोड कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं C++ की स्टेटमेंट, यानी यूज़र क्या करवाना चाह रहा है, प्लस करना चाह रहा है कोड में, एडिशन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई फाइल ओपन कर रहा है, किसी चीज़ को डिलीट कर रहा है। ये सारी चल कहलाती हैं एक्चुअल कोड और स्टेटमेंट्स। तो ये तीन पोर्शंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में, प्री प्रोसेसर, मेन एंड C++ स्टेटमेंट्स। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है C++ आउटपुट स्टेटमेंट, यानी हम किस तरीके से एक लैंग्वेज को यूज़ करके एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं। तो आए ज़रा देखते हैं। देखिए मैं कोड किस लिए करता हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मेरा एक स्क्रीन है, मॉनिटर है या कुछ भी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कोडिंग है, कुछ 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं हम लोग या कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी है। अब जो भी आप कोडिंग करोगे उसका रिजल्ट भी तो आप शो करोगे। रिजल्ट हम चाहेंगे कहाँ पे शो हो, हमारे स्क्रीन पर शो हो, ठीक है, हमारे स्क्रीन पे शो हो। ये जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं कंसोल। कंसोल कहते हैं आउटपुट विंडो को, ठीक है। सो कंसोल यानी आपकी स्क्रीन, आपका आउटपुट जो है मॉनिटर पे जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, और स्मॉल विंडो जिसमें आपको अपना रिजल्ट नज़र आएगा, आपकी कोडिंग का रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग का रिजल्ट क्या होगा। 2+2 है तो आंसर क्या होगा 4, तो ये 4 आपको यहाँ पे नज़र आएगा, डेट इज कॉल्ड कंसोल। नाउ इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आप रिजल्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, किसी का नाम प्रिंट कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी है। उस प्रिंटिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है C++ प्रोग्रामिंग में, उसको हम बोलते हैं सी आउट। सी आउट, कंसोल पर आउटपुट दे दो। कंसोल मीन्स, सी मीन्स कंसोल, दैट स्क्रीन, उस पर क्या कर दो, आउटपुट शो कर दो, ठीक है। अब वो क्या आउटपुट शो करना है, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ होता है, वो ये है, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं इस चीज़ को। आपने 2 टैग्स लगाने हैं, अच्छा ये 2 टैग्स हैं, और आपने अपना मैसेज लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंड सेमी कॉलन, दैट विल बी द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इंस्ट्रक्शन को फिनिश करने वाली चीज़, दैट इज सेमी। बस आप याद रखें, आपने हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन तो लगाना ही लगाना है। मैंने ये क्या लिखा है, रिजल्ट। डबल कोट में क्यों लिखा है मैंने आपको बताया हुआ है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर हो जाते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग। आप मेरे डेटा टाइप्स वाले लेक्चर को देखिए, मैंने उसमें बताया स्ट्रिंग क्या है। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, दैट विल बिकम स्ट्रिंग। ये पूरी चीज़ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करना चाह रहा हूँ एज एन आउटपुट ऑन कंसोल। तो आप इसको राइट से पढ़ेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करना है, रिजल्ट को इंसर्ट कर दो आउटपुट स्क्रीन पर, दैट इज एक्चुअली मीन बाय कंसोल। तो ये आप रिजल्ट को इंसर्ट कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सी आउट। और सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली आपके लिए आउटपुट को प्रोड्यूस करती है आपके स्क्रीन पर। आप समझें ये आपके लिए एक मार्कर है या एक पेन है या एक पेंसिल है जिससे आप लोग राइटिंग करते हैं। C++ का मार्कर जो है वो ये है, दैट होल थिंग। ये जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम में कुछ लिखना चाहते हैं, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर यूज़र नेम, इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, कुछ भी है, आप लिखने के लिए जो चीज़ यूज़ करेंगे वो होगा सी आउट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट 1 2 3, तो आपके स्क्रीन पे 1 2 3 आएगा। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट रिजल्ट, आपके स्क्रीन पे रिजल्ट लिखा हुआ आएगा। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट 12.345, तो आपके स्क्रीन पे 12.345 जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो ये है बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट, एंड दैट्स इट। ये है हमारा आज का पूरा लेक्चर, और
इसमें जो मैंने आपको बताया है ये सब पॉइंट्स से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले के पॉइंट्स, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लग गया। प्री प्रोसेसर क्या है, हेडर फाइल्स क्या हैं, मेन फंक्शन क्या है, स्टेटमेंट्स क्या हैं, आउटपुट कैसे लिखना है। इस सब लेक्चर को आपने बार बार चेक करना है, देखना है, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने कोड को लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या हो रहा है, हैश क्या चीज़ है और प्रोसेसर क्या चीज़ है एंड सो ऑन। सो ये मेरा ख्याल में आपके इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेक्चर नंबर 5, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करने से पहले का लेक्चर। सो मुझे बताइएगा इसके बारे में, आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं आपके साथ डिस्कशन जो है वो कर लूँगा। मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ प्रॉब्लमेटिक कमेंट्स नहीं आ रहे। आपको मैंने कहा आप वीडियो को डिसलाइक कर लिए, आप वीडियो को लाइक कर लें, एटलीस्ट मुझे कुछ बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस। ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।